हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट। अभी आप सभी लोगों के सामने आई हूँ बिहार से रिलेटेड जो टेट एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेके। यहाँ पे मैं बात करूँगी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी बातें करी गई हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, उन सारी चीज़ों को लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए, यहाँ पे बात करी जा रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो जारी करा गया है नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेट एग्जामिनेशन जो है 2024 में जो कि आयोजन जिसका होगा उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन था वो इसी महीने की 6 तारीख को आ गया था। अभी आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी विंडो खुली हुई है, ठीक है। ये आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि 27 दिसंबर तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं बिहार टेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसके बारे में बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, तो आप लोगों के पास में जो परीक्षा है वो एक पात्रता परीक्षा है। उसके बाद में आप लोग टीचर की जितनी भी वैकेंसी आएगी बिहार में उसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टेट एग्जामिनेशन की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है किसी भी स्टेट के आने वाली वैकेंसी के अंदर। सो ये पात्रता परीक्षा के अंदर जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, वो होने वाले हैं बहु आप लोगों के पास विकल्पीय। इसका मतलब है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे। जो हर एक सवाल आगा वो आप लोगों के पास में 1 नंबर का होगा, मतलब हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। अगर आप लोगों के पास में मल्टीपल पेपर्स भी होते हैं तो भी आप लोगों के पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। इस परीक्षा के जो विषय हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटे गए हैं। जो पहले वाले कैटेगरी में है उसमें आप लोग के माध्यमिक शिक्षा वाले पेपर्स के बारे में बात करी गई है। आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आप लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, तो माध्यमिक में नहीं आएगा, वो हमारे पास में आएगा उच्च माध्यमिक में। तो अगर मैं इस PDF को आप लोगों के लिए थोड़ा सा और स्लाइड डाइन करूँ तो पेपर 2 के बारे में यहाँ पे बात हो रही है जो कि बात कर रहा है उच्च माध्यमिक के बारे में। सो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें काफ़ी सारे विषयों के बारे में बात की गई है। चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस के आगे एक नंबर लिखा हुआ है विच इज 226 226। तो ये आप लोगों का विषय कोड है, आप लोग ये ध्यान रखें। ये कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। तो विषय आप लोगों का कंप्यूटर साइंस हो गया, विषय कोड आप लोगों का 226 यहाँ पर हो गया है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। सो यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप लोगों ने न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आगे नीचे दिए गए समूह में जितने भी बेसिकली कैटेगरी दी गई है उसमें से अगर आप लोगों ने किसी भी विश्वविद्यालय या फिर किसी संस्थान से जो कि मान्यता प्राप्त हो, वैलिड हो, ठीक है, अगर उसमें अगर आप लोगों ने किसी भी विषय में डिग्री करी है और उसके साथ में यहाँ पे लिखा गया डिग्री अगर आपकी कोई सी भी हो, लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर साइंस के लिए कैसे एलिजिबल होगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ एटलीस्ट आप लोगों ने किया हुआ होना चाहिए। तो वहां पे बात आ जाएगी DOA-ACC के द्वारा जो पात्रता स्तर ए के हिसाब से जो आप लोगों का बेसिकली सर्टिफिकेट आता है, अगर आप लोगों के पास वो है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये पहले वाले सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों के पास में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि है, डिग्री है, और उसके साथ में अगर आप लोगों के पास में स्तर ए, लेवल ए का अगर आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट है तो यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट में बात करी गई है अगर आप लोगों ने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी BE या फिर BTech करा है कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, तो आप लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या जो भी बेसिकली आप लोगों के पास में जो ICT के द्वारा के जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उसमें अगर आप लोगों ने BE करा है कंप्यूटर साइंस और IT के साथ में या फिर BTech करा है तो आप लोग उसके साथ में एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके समकक्ष उपाधि भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिजिबल होगी। आगे बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अगर संस्थान से किसी भी स्ट्रीम से BE और BTech करा है, राइट, और उसके साथ में अगर आपने लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले रखी है या फिर MSc करी है, MCA करा है, या फिर आप लोगों ने किसी भी विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि ली है तो आप लोग एलिजिबल हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है अगर आप लोगों ने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करा है जो कि सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री हो गई तो उसके बाद में आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, लेवल ए का। उसके बाद में अगर आप लोगों ने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग IT में करा है, कंप्यूटर साइंस में करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिमिलर टाइप के कोर्स हो गए, आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग मास्टर्स कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस में, MCA कर रखा है, MSc वगैरह कर रखा है, तो भी आप लोग एलिजिबल होंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, BCA या समकक्ष एवं किसी भी विषय में स्नातकोत्तर अगर आप लोगों ने करा तो आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है।
यहाँ पर एक बार ध्यान देख लें कि अथवा कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या उन्होंने ऑप्शंस मांगे। इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार जो आप लोगों का DOA ACC के स्तर पे अगर आप लोगों ने सी टाइप का भी, सी लेवल का भी सर्टिफिकेट ले रखा है, जिसके साथ में अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की उपाधि है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। MCA का अगर आप लोगों ने 3 साल का कोर्स करा है, 6 सेमेस्टर वाला कोर्स करा है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिसके बारे में बात यहाँ पे करना चाहूँगी, कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं मांगी है। सो बीएड यहाँ पर आप लोगों की नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लोगों ने बीएड नहीं करी है तो भी वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली ये सब आप लोगों का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आप इन सब में एलिजिबल हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को बात करूँ प्रश्न पत्र पैटर्न की, सो आप लोगों ने ऊपर भी देखा था कि आने वाले तो हैं प्रश्न 150। अभी 150 में डिवीजन क्या है, तो आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का विषय वस्तु है, इसका मतलब अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के 100 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। अदर देन दैट आप लोगों से शिक्षण कला, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर दूसरी दक्षताओं के ऊपर 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो 150 सवाल आप लोगों के यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ये हो गए आप लोगों के प्रश्न पत्र पैटर्न के अनुसार। उसके बाद में ये सब आहरता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सो वही है, आप लोग वैलिड नागरिक होने चाहिए, वो सब बातें यहाँ पे की गई हैं। उम्र सीमा है सॉरी, और उसके ऊपर जो भी छूट है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट इसके अंदर रहता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों की जो निम्नतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 21 वर्ष से कम अगर आप लोग हैं राइट अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम ईयर की। तो यहाँ पर मैक्सिमम ईयर के साथ साथ आप लोगों के पास में जो भी रिलैक्सेशन है वो भी आप लोगों को बता दी जा रही है। अनारक्षित बोले तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी के अंदर पुरुष की जो लिमिट दे रखी है मैक्सिमम, वो है 37 वर्ष, यू कैन से 37 ईयर्स, राइट। ये जो 37 है, ये जो 37 साल यहाँ पे लिखा गया है, वो आपके कब तक हो जाने चाहिए, ठीक है। तो वहां पे लिखा गया है 1 तारीख आप लोग का 8वां महीना 2024 तक अगर आप लोग 37 ईयर्स तक के हो जाते हैं तो आप लोग एलिजिबल है। उसके ऊपर आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वहीं पे अनरिजर्व कैटेगरी महिलाओं को थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला है, वहां पे 40 वर्ष उनकी उम्र कहीं ना कहीं रखी गई है। पिछड़ा वर्ग जहाँ पे आप लोगों के बैकवर्ड क्लासेस हो गई, और अति पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेस में पुरुष और महिलाओं की 40-40 वर्ष तक रिलैक्सेशन उनको दी गई है। 40 वर्ष तक उनकी अपर एज लिमिट है। अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर मैं बात करूं, तो इसमें महिला और पुरुष के अंदर 42 वर्ष कहीं ना कहीं अपर लिमिट यहाँ पे एज की रखी गई है। तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है रिलेटेड टू उम्र। उम्र आप लोगों की कब तक रहनी चाहिए, उसकी पूरी की पूरी सीमा तो आप अपनी कैलकुलेट कर लें कि आप इसके अंदर अंदर कहीं ना कहीं आने चाहिए। उसके बाद में अदर दूसरे रिलैक्सेशन वो भी मिलेंगी। अगर आप प्रावधानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों में, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अधिकतम उम्र से भी 10 वर्ष तक की छूट मिली जाएगी। मतलब अगर आप लोग इनमें से भी किसी कैटेगरी में आते हैं तो इसके ऊपर भी 10 साल का एक्सटेंशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, तो आप लोगों को 3 वर्ष तक का रियायत कहीं ना कहीं मिलेगी। चलिए, अब बात हो गई उम्र से रिलेटेड छूट की। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में उत्तीर्णांक। कहने का मतलब यह है कि मिनिमम कितना आप लोगों के पास में परसेंटेज होना चाहिए। तो सामान्य वर्ग जो भी अपना अनरिजर्व कैटेगरी है, 50% अंक आप लोगों के जो भी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें होने चाहिए। उसके अंदर पिछड़ा वर्ग में 45.5, उसके अंदर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसके अंदर 42.5 हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का SC और ST के अंदर 40% नंबर हो जाएगा। दिव्यांग की अगर मैं बात करूँ तो 40% हो जाएगा। और महिला कैंडिडेट अगर आप हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व हैं या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, किसी भी कैटेगरी से आप लोगों के 40% अंक आप लोगों के उत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें हमारे पास में यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कितना परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मैं परीक्षा शुल्क की आप लोगों के पास में यहाँ पर बात करूँ तो वो रहने वाली है सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और आर्थिक वर्ग से कमजोर सामान्य वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और पिछड़ा वर्ग OBC की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर एक ही पेपर देने हैं, मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक पेपर देना तो 960 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। अगर दोनों पेपर देना तो 1440 रुपये आप लोगों के लगेंगे। उसके बारे में बात करूं, अगर आप लोग SC ST हैं
या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो 760 रुपये आप लोग को देने पड़ेंगे दोनों में से एक पेपर के लिए, और अगर दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये आप लोग को यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात की गई है कि नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्या बात है, सो आप लोग इसको भी एक बार डिटेल में देख सकते हैं। अगर मैं जो भी परीक्षा है अगर उसकी अवधि के बारे में बात करूँ तो अवधि यहाँ पर आप लोग के सामने दी गई है, विच इज़ गोना बी 150 मिनट्स, 2.5 घंटे आप लोगों की परीक्षा की अवधि रहने वाली है। सो ये भी चीज़ आप लोग याद रखें। यहाँ पे बात की गई है कि आप लोगों के पास में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा कराने की विधि, इस बार इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 तारीख यहाँ पे लिखी गई है कि उसकी इवनिंग में 4:30 बजे से लेके आप लोग 2/1/2024 तक आप लोगों के स्वीकार करे जाएंगे। उसके बाद में पत्र भरने की पूरी जो विधि है ये आप लोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोग जाएं, उसके ऊपर क्लिक करें तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वहीं पर ही दिख जाएगा, तो वहां पर आप लोग जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आप लोग को और कोई भी बात जाननी है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, फिर कैसे आप लोग को लॉग इन करके फॉर्म भरना है, वो सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। पासवर्ड, जो भी आपकी फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ से रिलेटेड क्या क्या निर्देश हैं वो भी आप लोग देख लें कि आपका जो साइज है वो 16 कहीं ना कहीं 20 के 100 KB के बीच में होना चाहिए, और उसके बाद में आपका जो हस्ताक्षर है वो स्कैन किया हुआ होना चाहिए, और उसका साइज जो है वो 10 KB से 50 KB होना चाहिए। उसी के बाद में यहाँ पर कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं वो भी आप लोग देख लें। आप लोग अपनों का मैट्रिक, जिसको हम लोग 10th का कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र और अंक पत्र बोलेंगे, वो डालना है आप लोग को। इंटर का डालना है, स्नातक का डालना है, उसके ऊपर अगर कुछ भी डाला है तो वो डालना है। बीएड अगर आप लोगों के मांग रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन में तो बीएड का भी डालना है, अगर नहीं मांग रहे हैं तो वो नहीं डालना है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने अगर कैटेगरी से रिजर्वेशन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पे डालेंगे। सो ये सारी बातें थी जो मुझे आप लोग को बतानी थी। जो टेट एग्जामिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। मैं आप लोग को ये बहुत बातें बोलना चाहूँगी साथ ही साथ, अगर आप लोग के बाकी के एग्जामिनेशन अभी हो गए हैं तो इट्स गुड टाइम, एग्जामिनेशन हो जाएगा आप लोगों के मार्च में। टेंटेटिव आइडिया कहीं ना कहीं मार्च का बताता है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, सो लेट ना करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरे, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और अगर आप लोगों ने पहले जो भी एग्जामिनेशन थे वो दे दिए थे, अगर आपके क्लियर हैं तो इट्स गुड टाइम। हमारी जो प्रिपरेशन है ना वो चलती रहनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत लंबा पॉज नहीं आना चाहिए उसमें। होता है ना कि अगर हम 6 महीने पढ़ते नहीं है तो फिर हम चीज़ें भूल जाते हैं। सो फटाफट अभी इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाए तो क्या होगा कि चीज़ें भी ब्रश अप होती रहेंगी, आप लोग का रिविजन भी होता रहेगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों की एक लीक बनी रहेगी, एक पेस बना रहेगा। और फिर अगर हमारे पास अगर अगले साल, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में अगर कोई बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आती है जो कि सीधे हमें नौकरी दे रही हो, जिसमें ज़्यादा कोई इंटरव्यू वगैरह झंझट भी ना हो, तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो टेट एग्जामिनेशन है उसको टारगेट करते हुए क्लासेस अगर हम लोग लॉन्च करें, उससे रिलेटेड कोई सीरीज लॉन्च करें, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इसका जो कोर्स है, जो भी इसका डिटेल जो भी आप लोग का सिलेबस डिस्कशन है, उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के पास में लेके आऊँगी, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। वो भी आप लोगों को टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी के प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएगा। और रही बात कोर्स की, अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है कहीं ना कहीं ईएमआरएस में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे मैच करे हैं ईएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंसेज का जो सेशन था उसके अंदर, और उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी प्रिपरेशन करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एग्जामिनेशन टेट को लेके भी अच्छा रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी कोर्स है उसके बारे में पूरी डिटेल बताई जाए तो आप लोग डेफिनेटली कॉमेंट करें इस वीडियो में, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में जो कि टेट एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस है और कहीं ना कहीं टीचर वाली जो लाइन है, अकेडमिक्स वाली जो लाइन है उसमें अपना करियर देखते हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करें। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में तो आप लोग कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और बाकी ये जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप लोगों के पास में जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोग को बताई थी ना लिंक, उस पर अगर आप लोग चले जाएंगे तो वहाँ पर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन नाम से आप लोगों को ये पीडीएफ दिख जाएगा, तो आप लोग खुद से भी इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।